एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इन विच सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स सेंट्रल वैल्यू। अब ये सेंट्रल वैल्यू किसकी होगी? तो सपोज करो कि आपके पास बहुत सारे रो डेटा है। अब ये सारे रो डेटा में से कोई एक ऐसी वैल्यू आपको फाइंड करनी है जो वैल्यू ये सारे डेटा को ब्रीफली डिस्क्राइब करे, तो ये उसकी सेंट्रल वैल्यू है। अब ये सेंट्रल वैल्यू ये सारे डेटा को ब्रीफली डिस्क्राइब कर रही है, तो ऐसे ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के लिए हम सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल आपको दूं तो सपोज कि इंडिया में मेल्स का जो पॉपुलेशन है वैसे ही फीमेल्स का जो पॉपुलेशन है, अकॉर्डिंग टू दैट पॉपुलेशन हमें ये फाइंड करना हो कि एवरेज हाइट ऑफ मेल्स इन इंडिया क्या है। तो ये जो वैल्यू मिल रही है दैट इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ दिस ऑल पॉपुलेशन, जो रिप्रेजेंट कर रही है कि इंडिया में जितने भी मेल्स है उनकी एवरेज हाइट यही है। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू जब रिप्रेजेंट कर रही है ये सारे ब्रीफ डेटा को, तो उसे सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। इसी में सेंट्रल टेंडेंसी का यूज होता है। वैसे ही फीमेल में एवरेज हाइट ऑफ फीमेल अगर हमें फाइंड करना हो तो जो वैल्यू मिल रही है दैट इज द एवरेज हाइट ऑफ फीमेल्स इन इंडिया, ये एक ही वैल्यू ये सारी डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब ऐसे ब्रीफ रो डेटा को हमें डिस्क्राइब करना हो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ, तब सेंट्रल टेंडेंसी का यूज होता है। या फिर दूसरी एप्लीकेशन में आपको बताऊं तो जैसे कि हमें कोई दो वैल्यू का कंपैरिजन करना हो, तब भी स्टैटिस्टिकल डेटा में सेंट्रल टेंडेंसी का यूज होता है। तो जैसे कि आपने कई बार सुना होगा ऐसा कि एवरेज इनकम इन बिहार इज लेस देन एवरेज इनकम इन हरियाणा, और उसी की वजह से बिहार के कई सारे लोग हरियाणा में माइग्रेट हो रहे हैं। तो ये सारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए सेंट्रल टेंडेंसी का यूज होता है। इसी तरह के अगर हमें कोई भी दो डेटा को कंपेयर भी करना हो तो सेंट्रल टेंडेंसी का यूज होता है। वैसे ही कोई ब्रीफ स्टैटिस्टिकल डेटा का एनालिसिस करना हो, लाइक कोई कंपनी है कार की, ठीक है, और उनके डिफरेंट मॉडल्स है कार के। अब ये सभी मॉडल्स में से कौन से मॉडल का सेलिंग ज़्यादा हो रहा है, उसके बेस कौन से मॉडल का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, अगर ये सारे डेटा का एनालिसिस करना है तब भी सेंट्रल टेंडेंसी का यूज होता है। समझ गए? तो इसी सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो यही सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के 3 टाइप्स है, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, जिसके बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन को समझने के लिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। बेसिकली मीन मीन्स एवरेज, ओके। तो यहाँ पे सपोज करो कि 5 पर्सन्स की डिफरेंट हाइट्स का डेटा दिया हुआ है और यही डेटा का मीन हमें फाइंड करना है, यानी उनकी एवरेज हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है वो पहले आपको बता देती हूँ। अरिथमेटिक मीन दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, तो यहाँ पे हमें जो डेटा दिए हुए हैं वही उनके ऑब्जर्वेशंस होंगे। कितने डेटा दिए हुए हैं? जो भी डेटा दिए हुए हैं उनका हमें सम करना है, यानी नेक्स्ट स्टेप में हम ये सभी का सम करें। डिवाइडेड बाय क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? टोटल 5 पर्सन्स के डेटा दिए हुए हैं, इट मीन्स डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। तो देखो इसका कैलकुलेशन करने पे हमें ये जो भी आंसर मिल रहा है दैट इज द एवरेज हाइट, इट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स द अरिथमेटिक मीन ऑफ गिवन डेटा, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? x बार से। समझ में आ रही है बात? तो आपने देखा कैसे हमने एवरेज निकाली। तो ऐसे ही कोई भी डेटा दिए गए हो और उसका इन जनरल फॉर्म हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे? तो देखो अब मीन का फॉर्मूला तो वही रहेगा, राइट। अब अगर हम इन जनरल बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया था कि डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस जो दिए हुए थे वो सभी का समेशन किया, यानी सभी को ऐड किया, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि x1, x2, x3 अप टू xn ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं और वो सभी का एडिशन करना होगा, यानी क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn।
ओके, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला में क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, तो n ऑब्जर्वेशंस है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय n। ओके, अब इसको इन जनरल लिखना है तो आप देखो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ऐसे n ऑब्जर्वेशंस है, तो हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n, क्योंकि यहाँ पे n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, राइट, ऑफ xi, ठीक है, डिवाइडेड बाय n। तो ये अरिथमेटिक मीन का इन जनरल फॉर्मूला हो गया। तो अब आपको ऐसे कोई भी डेटा दिए गए हो तो आप उसका अरिथमेटिक मीन इजीली निकाल सकते हो ये फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है, जिसमें सिग्मा मीन्स समेशन, राइट, और ये जो x1, x2, x3 अप टू xn लिए है वो सारे क्या है, ऑब्जर्वेशंस, राइट, एंड n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। समझ गए बात को? तो इसी तरह से कोई भी डेटा दिए गए हो उसका अरिथमेटिक मीन हम फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही इजीली, जिसमें हमें एक वैल्यू मिलेगी जो ये सभी ब्रीफ डेटा को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो उसी के बेस्ड हम एक दो एग्जांपल करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हमने अरिथमेटिक मीन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज वो सभी कुछ देख लिया है, ओके। तो उसी के बेस्ड अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल्स बेस्ड ऑन मीन ऑफ अनग्रुप डेटा, ओके। और यहाँ पे ये जो एग्जांपल दिया हुआ है उसमें हमें क्या कहा गया है, फाइंड द मीन, यानी मीन फाइंड करना है हमें ये जो डेटा गिवन है उसका, ओके। तो मीन फाइंड करना तो इजी है, ऑलरेडी सब डेटा भी अवेलेबल है, मीन का फॉर्मूला ही रखना है। फॉर्मूला क्या है, x bar दैट इज मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to कितने डेटा है 5, ओके, इंटू xi डिवाइडेड बाई n, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओके। तो यहाँ पे हमें जो डेटा दिए हुए हैं वो कितने हैं, ये सभी डेटा है और वो सभी का क्या करना है, समेशन यानी कि एडिशन। तो चलो वो कर लेते हैं, x प्लस सेकेंड डेटा है x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, टोटल कितने डेटा हुए, 5 डेटा है। अब काउंट करके देख लो, डिवाइडेड बाय n यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वो कितने हैं 5, ओके। अब ये क्या करेंगे, ये सभी x का हम एडिशन करें तो कितने हैं 1 2 3 4 5x है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5x प्लस ये सभी वैल्यूज का एडिशन करेंगे तो मिलेगा 20 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे 5 अगर कॉमन निकाले तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 5 इन ब्रैकेट x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5, राइट। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग आंसर हमें क्या मिलेगा, आंसर हमें मिलेगा x प्लस 4 विच इज रिक्वायर्ड आंसर, ओके। यही रिक्वायर्ड आंसर है जो हमें फाइंड करना था, मीन की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो मीन की वैल्यू मिल चुकी है, कितनी है x प्लस 4। तो ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, तो ऐसे कुछ और एग्जांपल्स भी करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द मीन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय 100 स्टूडेंट्स वाज फाउंड टू बी 40, यानी यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स का मीन दिया हुआ है, कितना है 40, ओके। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो मीन दैट इज इक्वल्स टू 40। अब देखो मीन के इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, तो मीन इज इक्वल्स टू कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो ऊपर क्या आएगा सम ऑफ मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, ओके। और डिवीजन में क्या आएगा, डिवाइडेड बाय, आपको फॉर्मूला पता ही है, हम क्या लिखते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी वो कितने हैं 100, और ये मीन ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, कितना है 40। तो हम इस पे से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सम ऑफ 100 students is equals to 40 into 100 that is equals to 4000, ओके। तो ये हमें क्या मिल चुका है कि 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम है, कितना है 4000। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट a score of 53 was
मिसरीड एज 83। उसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो सम है मार्क्स का, ये 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स का जो सम है, ओके, वो सभी मार्क्स में से एक मार्क 53 था, यानी करेक्ट वैल्यू 53 थी, बट उसको मिसरीड किया गया। ओके, यानी करेक्ट वैल्यू क्या थी 53 और इनकरेक्ट वैल्यू क्या थी 83, जिसे मिसरीड किया गया था, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू 53, ओके, और इनकरेक्ट वैल्यू क्या थी, इनकरेक्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू 83, जिसको मिसरीड किया गया था। तो देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स का मीन दिया हुआ था, ओके, उस पे से हमने क्या फाइंड किया, सम ऑफ मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, यानी 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स का हमने सम फाइंड किया। कितना मिला हमें 4000। उसके बाद ऐसा कहा गया था कि 53 स्कोर को मिसरीड किया गया था एज अ 83। तो अब हमें करेक्ट मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, करेक्ट मीन। तो वो कैसे करेंगे, तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी इनकरेक्ट का सम है, इनकरेक्ट मार्क्स का सम है, जिसमें एक वैल्यू गलत रीड की हुई थी, राइट। अब हमें वो पता चल गया है कि इसमें गलत वैल्यू कौन सी रीड की गई थी, 83 को रीड किया गया था 53 की जगह पे, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वो दोनों का जितना भी डिफरेंस आ रहा है, एक्चुअल ये वैल्यू होनी चाहिए थी 53, बट हमने यहाँ पे रीड की थी 83, तो ये दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो हम ये 4000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें करेक्ट सम मिल जाएगा। देखो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो कि मेरे पास 3 नंबर्स है, लाइक 3, 4 और 5, ओके। ये 3 नंबर का मुझे सम मिला। सम कितना मिला, सम मिला ये सभी का 12। अब मैं आपको बोलूँ, देखो ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। अब मैं आपको बोलूँ कि मैंने गलती से इसको 4 ले लिया था, एक्चुअल वैल्यू तो इसकी थी 1। क्या थी, एक्चुअल वैल्यू थी इसकी 1, यानी करेक्ट वैल्यू थी 1, बट मैंने गलती से 4 ले लिया था। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो सम आया है ये तीनों का, उसमें से ये दोनों का डिफरेंस माइनस कर दोगे, यानी -3 करोगे, तो अब आपको सम करेक्ट मिल गया 9। अब इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, देखो कैसे, तो 3 मैंने ये 4 गलत ले लिया था, उसकी जगह पे एक्चुअल में क्या होना चाहिए था 1 और 5, तो ये सभी का सम हमें क्या मिलेगा, ये सभी का सम हमें मिलेगा 9, यानी ये जो हमने फाइंड किया था विच इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमारे पास ये जो इनकरेक्ट वैल्यू का सम था, ओके, उसमें ये जो करेक्ट वैल्यू आई, ये दोनों का डिफरेंस लेके हमने यहाँ पे उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें ये सम एग्जैक्टली राइट मिला। तो यहाँ पे भी हमें यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखो हमारे पास इनकरेक्ट वैल्यू भी है और करेक्ट वैल्यू भी है। पहले तो हमें क्या लेना है, वो दोनों का डिफरेंस लेना है। तो ये दोनों का डिफरेंस हमें क्या मिलेगा, ये दोनों का डिफरेंस हमें मिलेगा 30, राइट। यही डिफरेंस मिलेगा 83 - 53 दैट इज 30। अब हमें क्या करना है, ये जो सम मिला उसमें से ये 30 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें ओरिजिनल सम मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे वही चीज करेंगे, ओके। करेक्ट सम ऑफ इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है 4000, उसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये 30 को, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 3970 विच इज द करेक्ट सम। अब हमें उस पे से क्या फाइंड करना है, करेक्ट मीन, ओके। तो वो कैसे मिलेगा, तो देखो हम क्या लिखेंगे, करेक्ट मीन। मीन का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, सबसे पहले सम चाहिए, तो करेक्ट सम हमें क्या मिला है 3970। और स्टूडेंट्स चेंज होंगे, यहाँ पे वैल्यू इंटरचेंज हो गई है, यानी वैल्यू हमने गलत रीड की थी, स्टूडेंट्स तो उतने के उतने ही है, तो हम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 100, तो उस पे से हमें आंसर क्या मिलेगा 39.70 इज द करेक्ट मीन विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, जो हमें फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, करेक्ट मीन, जो अब मिल चुका है। देखो क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ी सोचने वाली बात है, बट डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे हमें क्या बोला गया था, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है कि 53 ओरिजिनल वैल्यू थी, जिसकी जगह पे मिसरीड किया गया था एज अ 83। तो हमने क्या किया, ये दोनों के डिफरेंस को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें करेक्ट सम मिल गया। और अगर हमें करेक्ट सम मिल गया तो उस पे से करेक्ट मीन तो इजीली मिल जाएगा,
समझ में आ गया आपको? तो देखो ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारे सारे फंडा क्लियर हो जाए। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द मीन ऑफ 5 नंबर इज 27, यानी मीन दिया हुआ है 5 नंबर का, कितना है 27। उसके बाद क्या कहा गया है, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, यानी ये 5 नंबर में से कोई भी एक नंबर निकल जाए, यानी कितने नंबर बचेंगे, 4 नंबर बचेंगे। अब वो 4 नंबर का मीन दिया हुआ है दैट इज 25। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, यानी जो नंबर निकाल दिया है वो नंबर हमें फाइंड करना है। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन सब आने लगे हैं। क्या करना है, सबसे पहले कोई भी 5 नंबर है उसका मीन दिया हुआ है, कितना है 27, तो वही से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ 5 नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं 5 ही है। ओके, और ये मीन की वैल्यू दी हुई है, कितनी है 27, इंटू 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ 5 नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे 27 इंटू 5 कितना होगा 135 इज इक्वल्स टू सम ऑफ 5 नंबर्स। ओके, अब हमें क्या बोला गया था कि ये जो 5 नंबर्स है उसमें से एक नंबर एक्सक्लूड कर दे, यानी 5 में से 4 नंबर कर दे, तो उसका मीन दिया हुआ है कितना है 25। तो वही कर देते हैं हम, क्या दिया हुआ है, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ, अब कितने नंबर रह जाएंगे 4 नंबर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर्स है 4, और इसका मीन कितना दिया हुआ है हमें 25। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 25 इज इक्वल्स टू सम ऑफ 4 नंबर्स डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 100। ओके, 100 इज इक्वल्स टू सम ऑफ 4 नंबर्स। तो अब हमें 4 नंबर का सम मिल चुका है। देखो ध्यान से ऑब्जर्व करना, मेन क्वेश्चन का आंसर अब स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या दिया हुआ था, सम ऑफ 5 नंबर्स, वो हमें मिल रहा था 135, फिर सम ऑफ 4 नंबर्स हमें क्या मिला 100। अब हमें वो एक्सक्लूडेड नंबर फाइंड करना है जो हमने ये 5 नंबर में से एक्सक्लूड किया था। ओके, तो वो क्या होगा, तो उसके लिए आप ये दोनों नंबर पे कंसंट्रेट करो। ये जो सम है वो 4 नंबर का सम है, ये जो सम मिला वो 5 नंबर्स का सम है। तो अगर हम ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करते, या फिर ऐसा सोचो कि 100 में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे, देखो ये 4 नंबर का सम है, उसमें हम ये ऐसा कौन सा नंबर ऐड करवाएंगे जिससे हमें 5 नंबर्स का सम 135 मिलेगा। तो वो कौन सा नंबर होगा, आपको दिख ही रहा है, इसके प्लस अगर हम 35 कर दे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 135, जो कि 5 नंबर का सम है, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्सक्लूडेड नंबर जो हमें फाइंड करना था वो 35 ही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्सक्लूडेड नंबर इज इक्वल्स टू 35। देखो आपको समझ में आया। तो देखो सबसे पहले क्या कहा गया था कि 5 नंबर्स का मीन दिया हुआ था, उस पे से हमने उसके सम फाइंड किए, उसके बाद एक नंबर को एक्सक्लूड किया, यानी 4 नंबर्स हो गए, तो उसका मीन भी दिया हुआ था, तो उस पे से हमने उसके सम भी फाइंड कर लिए। अब हमें फाइंड करना था कि वो एक्सक्लूडेड नंबर कौन सा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि ये जो भी सम मिला हमें 4 नंबर का, उसमें हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करवाए कि हमें 5 नंबर का सम मिले 135, तो वो नंबर होगा 35, यानी एक्सक्लूडेड नंबर क्या होगा 35, जो हमें फाइंड करना था। ठीक है, बड़ा ही इजी लॉजिक है बट थोड़ा सा ट्रिकी है। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें, स्टूडेंट्स अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।